अरे बेटा यहाँ ये टर्म्स जो आ रहे हैं ये सब नोट डाउन करके रखना। देखो जहाँ पे मैंने को कहना था ना कि बेटा ये नहीं पढ़ना है, ये पहले नहीं आता, वहां मैंने ना पढ़ने को कहा है ना कुछ। यही चीजें हैं जो आगे आपको डॉक्टर बना रही हैं। तो इनके ट्रेंड को हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेजल पैसेज के बारे में, आई के स्ट्रक्चर के बारे में और सिंपल से ग्लैंड्स के बारे में आपसे ना पूछा जाए और इसको हम कह दें कि ये नहीं आएगा और ये बिना पढ़े ही कोई डॉक्टर बनने जा रहा है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ जोक ना, है तो अच्छी बात है, बट आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ते जाओ। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक टर्म दिया है, लार्ज एडेनॉइड ब्लॉक्स यूस्टेशियन ट्यूब एंड एयर पैसेज। इसलिए आपको वो एक बंद बंद सा, जब सर्दी जुकाम होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो एक बंद बंद सा फील होता है कि सर भारी हो रहा है, कान बंद है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो सब इसी सब वजह से होता है। टॉन्सिल रिमूव करते हैं बहुत रेयर केसेस, जब वो टिश्यू एकदम रिकवरी के उसके बाहर हो, कैंसरस ट्यूमर्स जैसा कोई स्ट्रक्चर बन गया हो, तब होता है। अदरवाइज आई थिंक टॉन्सिल नहीं रिमूव करते। टॉन्सिल के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स आ चुकी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अ, बहुत ज्यादा प्रॉन होते हैं, उनको बहुत टॉन्सिलाइटिस एक ऐसे समझ लो कि बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लेमेशन हो ही जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे एज के साथ उनका इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसमें फिर उसको रिमूव करना नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ट्रीटमेंट से रिकवर हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट है आपका, कहाँ ओपनिंग हो गया, एसोफेगस। फेरिंग्स ओपन्स टू एसोफेगस। तो नैरो है, मस्कुलर है, स्ट्रेट ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लाइन, लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटेनिंग म्यूकस ग्लैंड। ध्यान में रखना, जो एडिशनल पॉइंट है वो नोट करते चलना, बाकी एनसीईआरटी में मार्क कर। इट रन्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक बिहाइंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे, विंड पाइप आगे, फूड पाइप पीछे। क्लियर? दैट इट रन्स, अगर इसमें पूछा जाए डॉर्सल वेंट्रल, तो डॉर्सल पे आपकी होती है फूड पाइप, वेंट्रल पे होती है आपकी विंड पाइप। आगे, आगे वाला मैंने हमेशा बताया, पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेट गया वो आपका वेंट्रल है। कोई भी हम लोग क्या बाइपोडा खड़े हैं इसलिए हैं, आते टेट्रापोडा में ही। ठीक है, तो हाथ नीचे है, जानवर की तरह चलते, बाइपेडल मूवमेंट नहीं करते, तो हाथ नीचे रहता, तो तुम्हें समझ में आता ना कि डॉर्सल मतलब बैक वाला है, वेंट्रल मतलब स्टमक वाला है। उसी तरीके से आप क्योंकि खड़े हो, आप लेट के स्टमक के बल देख के लेट के अपना पोजीशन समझो कि डॉर्सल आपका अपर हो गया एंड वेंट्रल आपका लोअर एब्डोमेन वाला पोजीशन। तो इट रन डाउनवर्ड्स थ्रू द नेक बिहाइंड द ट्रैकिया, दैट इट रन। अब ये बाहर से आपको पता है ये सब पोर्शन कौन सा है, नेक वाला, तो यहाँ से नेक वाले पोर्शन के अंदर क्या है, एसोफेगस है, और नीचे नीचे तक जाएगी, पूरे हार्ट के पोजीशन तक क्रॉस करेगी एसोफेगस, एंड देन आपका स्टमक आएगा। इसलिए हम उसको ओपनिंग के साइड पे तो कार्डियक, स्टमक का कार्डियक वाला पोर्शन, दैट इट रन्स थ्रू द थोरैक्स। अब इसके बाद नेक के बाद क्या आ जाता है, थोरेसिक रीजन आ जाता है, तो थोरैक्स है बिहाइंड द हार्ट एंड पासिस थ्रू द डायफ्रैम। फिर आपको डायफ्रैम अगर पता हो, थोड़ा भी रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, इट इज अ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स है। ठीक है बेटा, थोरेसिक कैविटी में हार्ट है, लंग्स है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो उस केस में अब ये पूरा थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करके कहाँ ओपनिंग होगी इसकी, स्टमक कहाँ है, एब्डोमेन में। तो पूरा थोरैक्स टू एब्डोमेन, नेक से लेके थोरैक्स टू एब्डोमेन पास किया डायफ्रैगम तक, एसोफेगस। तो लॉन्ग हो गई 25 सेंटीमीटर। अब आप एक जनरल आइडिया के लिए अपना कभी स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट करके देखना। जब आप मेडिकल में होंगे तो हर चीज विदाउट मार्किंग आपका कुछ नहीं चलेगा। ऑपरेशन करने के पहले भी जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो मार्क करके जाते हैं, सब कुछ एंगल वेंगल बना के जाते हैं कि यहाँ से कट मारना है, अंदर की रिपोर्ट देख के पूरा एंगल बनता है। ठीक है, फिर वहां से कट करके ऑपरेशन करना। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी लिया चाकू छुरी और काट। तो ये सब पोजीशन वोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
that it runs through the thorax behind the heart and passes through diaphragm into the एब्डोमेन। अब किसी को तोड़ के नहीं जा रहा है, सिंपल समझना, अंदर एक कैविटी है, कैविटी में एसोफेगस जा रहा है, एसोफेगस इन इन रीजन से जा रहा है। सिंपल, आपका रोड है रत्नागिरी में, रोड आपके घर से कैप्सूल तक आई है, तो वो अलग अलग रीजन से कैप्सूल तक पहुंची है। सिंपल, आपने रीजन को नहीं तोड़ा। It sharply blends to open into stomach. This is very important point. स्टमक के पास ओपनिंग के टाइम आप बढ़िया ऐसे बना देते हो स्ट्रक्चर, कभी सोचा है ये बेंड है क्यों? तो वो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्यों बना है। ये सीधे तो आ रहा था, ऐसे खुल गया होता है, ऐसे स्टमक क्यों नहीं है हमारा? साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा सोचा करो क्यों, क्या, कैसे। तो इट्स शार्पली बेंड्स टू ओपन इनटू स्टमक। This sharp bend is a device, important point है, to check backflow of the stomach contained into the esophagus. Clear? आपको पता है वहां पे स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर है, और मैंने बताया था स्फिंक्टर जो है वो 2 वे फ्लो कर सकता है। ठीक, अब ये ऐसा ऐसा रहता तो ये कभी भी फ्लो कर जाता है, स्फिंक्टर पे प्रेशर ज्यादा होता। अब ये इस तरीके से है, तो इस पे प्रेशर आ रहा है तो ये यहाँ 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 भी थोड़ा रुकेगा, हाई प्रेशर आएगा तब ये ऊपर जाए। ठीक है बच्चों, द शार्प बेंड इज अ डिवाइस टू चेक, और ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बैक फ्लो ऑफ द स्टमक कंटेन्ड इनटू द एसोफेगस। आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, समझो कि ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे क्यों हुआ, फिर इसको ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बनाया, ये भी ऐसी पतली सी नली क्यों नहीं हुई, यहाँ पे जो सिक्रेशन, यहाँ पे जो फंक्शन चलना है उसके लिए एक चैम्बर चाहिए। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल साइंस इज फॉर पर्पस, किसी पर्पस से ही साइंस है, किसी पर्पस से ही इवोल्यूशन है। तो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स keep its cavity almost closed except during the swallowing। अब एक तुम्हें मैंने टिश्यू पढ़ाते हुए पॉइंट बताया था कि कार्टिलेज ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है लेकिन एसोफेगस में नहीं प्रेजेंट। कार्टिलेज जो है दैट इज सी से कार्टिलेज प्रेजेंट इन हाफ, मतलब हाफ ट्रैकिया को, हाफ पाइप को ये कवर करके रखता है ताकि ये कभी कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि कोलैप्स हुआ तो एयर कैसे जाएगा भाई, आपकी ब्रीदिंग रुक जाएगी। लेकिन ट्रैकिया एसोफेगस के साथ तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं भी आ रहा है तो भी ओपन करके रखो, ऐसा नहीं। क्लियर? तो ये कोलैप्स हो जाएगी, ये श्रिंक कर जाएगी, एंड जैसे ही आपका फूड इनगल्फ होगा ये ओपन होते हुए आगे बढ़ेगा। अभी दिखाते हैं इमेज में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट फोल्ड कौन से, सर्कुलर वाले नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। Here, longitudinal folds keeps cavity almost closed except during the swallowing। जब आप फूड को swallow कर रहे हो उसी टाइम ये वहां पे ओपन होगा, कैविटी ओपन होगी, तो ऑलमोस्ट क्लोज, ऐसा नहीं कि चिपक गई है एकदम, ऑलमोस्ट क्लोज। क्यों होती है? ताकि इस पोर्शन में फिर एयर ना आए, एयर ना आए। The esophagus serves to convey the foods by peristalsis movement। peristalsis is a movement, कई बार सुन चुके हो, from pharynx to the stomach। क्लियर? कन्वे द फूड, फूड को आगे बढ़ा रहा है कैसे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। अब इस पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। is a series of waves of contraction। waves of contraction is very important one। ये ऐसा है, यहाँ पे मूवमेंट है तो यहीं पे है, आगे इसका असर नहीं है, अभी यही है, फिर वेव आगे बढ़ती है उस तरीके से ये फ्लैट हो जाएगा, ये उठ जाएगा, फिर ये फ्लैट है, फिर इसने पुश किया, अब ये उठेगा, ये फ्लैट हो जाएगा, ये उठा है, तो वेव बना ना। अरे बहुत समुद्र में लहरें देख लो ना, उसी तरीके से वेव बनता है, और जहां जहां उठा है वहां पे आपका बोलस प्रेजेंट होगा, ये इंडिकेट होगा। तो पेरिस्टालसिस इज अ सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वन एंड टू अदर। वेव के फॉर्म में वो कॉन्ट्रैक्शन ट्रैवल करेगा एंड इज मीन फॉर पुशिंग द फूड। अब फूड के केस में एसोफेगस की पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या कर रही है, फॉर द पुशिंग द फूड, एक फूड को डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में पुश कर। Clear? A muscular sphincter, gastroesophageal sphincter, regulated the opening of esophagus into the stomach। बताया ये भी। अब देखो बेटा एक बार फिर से इमेज को देख के समझो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फूड था,
फूड अभी आ रहा है, क्लियर, आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, पीछे से धकेला जाएगा उसको तो आगे ओपनिंग होगी, ठीक है, फिर पीछे वाला श्रिंक करता है, इसी तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है बच्चों। कॉन्ट्रेक्शन आगे करेगा, आगे बढ़ा, देन रिलैक्स, कॉन्ट्रेक्शन, फिर से रिलैक्सेशन वाला कॉन्ट्रेक्शन में आ जाएगा एंड पीछे रिलैक्स हो जाएगा, तो पोजीशन चेंज हो, वेव लाइक मैनर में पोजीशन चेंज होगी, और फ्रॉम वन एंड टू लास्ट एंड जहां तक उसको पेरिस्टालसिस से ट्रैवल कराना है वहां तक वो ट्रैवल करता है इसी तरीके से, एंड इट इज इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप ये वेव बनाने बैठे। हाँ बेटा, एक्सपेंशन रिलैक्सेशन, ठीक है, वही कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, जिसको ना मन करे वो नहीं नोट डाउन करना, अदरवाइज सब इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लोगे तो यू फील आएगा कि यू आर स्टडिंग फॉर द मेडिकल फील्ड। आप समझ सकते हो, ये आपको एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर जब ट्रीटमेंट देखा जाता है ना, सबसे ज्यादा जो ट्रीटमेंट अगर जनरल फिजिशियन कुछ देखता है ना, वो आपका मुंह देखता है, मतलब ओवरऑल कैविटी देखता है, चेहरा की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एंड देन पाल्पेशन थेरेपी, आपको पाल्पेशन, पाल्पेशन अगर वर्ड सुना है, पाल्पेशन, ठीक है, वो लेटाएगा आपको, और पाल्पेशन क्या, जैसे पाम है ना, पाम से थपथपी देके वो आपके पेट पे, ठीक है, इस तरीके से थपथपी देगा और देखेगा कि कहाँ पे करने से आपने किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, दबा के देखेगा, कभी यहाँ दबाया कभी यहाँ दबाया, ठीक है, तो इस तरीके से एक पाल्पेट करके देखेगा, किडनी वगैरह के लिए भी पाल्पेशन करके देखते हैं कि हाँ इस पोर्शन में दर्द हुआ क्या, तो उस वो वहां पे क्या करता है डॉक्टर, थोड़ा सा हमारे छोटे मोटे डॉक्टर तुम लोग भी समझ लो, ठीक है, और ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो सबको पता है अम्बिलिकल रीजन, जिसको नाम भी बोलते हो, जिससे मदर वॉर्म में बच्चा जुड़ा रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहती है, रीजन सबको समझ में आता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सेंट्रल रीजन, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, ये नाइन 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 डिवीजन में डिवाइड है, मतलब 9 पार्ट वाला है ये, इसका 4 पार्ट भी है, अभी बता, ठीक है, तो 9 पार्ट में आपने सेंटर में लिया अम्बिलिकल रीजन, क्लियर, अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे अटैच रहती है, नाभि जो बोल रहे हो, इसके ऊपर एपिगैस्ट्रिक, क्योंकि वहां स्टमक हो, क्लियर, इसके नीचे हाइपो, हाइपो मीन्स बेलो, ये सब टर्म हम बता चुके हैं, बेलो, इसके नीचे बेलो, इसके ऊपर एपी, और दोनों को टर्म दे रहे हैं हम गैस्ट्रिक, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन आ जाएगा, क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में, किनारे किनारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पोर्शन यहाँ पे चलेगा। फिर आप देखो एपिगैस्ट्रिक का लेफ्ट और राइट, इसको हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम एंड, अब इसके लेफ्ट और राइट, अब ये चीज लेफ्ट राइट का बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम जब तुम्हें बताएंगे तो ये तुम्हें राइट दिखेगा, ये तुम्हें लेफ्ट दिखेगा, लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हारा लेफ्ट पढ़ते वक्त अपने को स्पेस में समझो, तुम्हारा लेफ्ट, अब सबका हाथ जाना चाहिए, टच करो अपने हाइपोकॉन्ड्रियम को, क्लियर, ये डायफ्राम के नीचे होगा, तो जहां पे तुम्हारी रिब्स खत्म हो रही है ना, उसके नीचे समझो कि मैं तुम्हें वहां पे बताऊं, तो दैट इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट साइड पे टच करो तो क्या होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, क्लियर, फिर लुम्बर टर्म दिया जाता है लुम्बर वर्टिब्री से, लुम्बर वर्टिब्री से, पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है, यहाँ इस रीजन में लुम्बर वर्टिब्री होती है, स्केलेटल सिस्टम में डिटेल बताएंगे, उसके रिस्पेक्ट में इस सेंटर के लेफ्ट में, और पीछे होगी लुम्बर, क्लियर, तो लेफ्ट लुम्बर, राइट लुम्बर, क्लियर, फिर इलियम को ध्यान में रखते, इलियम, इलियम को ध्यान में रखते हुए पेल्विक रीजन से ऊपर थोड़ा, उसको टर्म देते हैं हाइपोगैस्ट्रियम के लेफ्ट में लेफ्ट इलियक रीजन एंड राइट इलियक रीजन, ये बहुत कॉमन है जो आपको फर्स्ट ईयर में मार्किंग करना और सब कुछ सिखाया जाए, तो जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, और जब आप डिजीज देखते हो तो इन्हीं से रिलेटेड डिजीज है, अगेन आई सेड ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, दैट इज फॉर योर नॉलेज, आपको हर चीज रटना ना पड़े, इसलिए एक आइडिया आप लगा लो, और एकदम फुर्सत में जब पढ़ाई हो जाए और थोड़ा बहुत मन करे तो इन चार्ट को देखना, इसको समझना, क्लियर, अगर ऊपर
ये जो पाल्पेशन थेरेपी से देखा गया और इस 9 रीजन को उन्होंने टच किया, तो आप किस रीजन में आपने बताया कि आपको प्रॉब्लम है? लेफ्ट लंबर में जैसे आपने बताया, तो लेफ्ट किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम वो कह सकता है कि हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? डिसेंडिंग कोलन में कोई प्रॉब्लम हो, लेफ्ट किडनी में हो, फिर इसकी अलग टेक्निक है, कहीं और दबाएगा इसी रीजन में, तो वो और एक्यूरेट हो जाएगा कि इट इज रिलेटेड टू किडनी और इट इज रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लेफ्ट साइड है, तब आपको समझ में आना चाहिए इधर क्या होगा, असेंडिंग तो होगा नहीं, इधर डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन राइट साइड, फिर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड राइट लंबर रीजन में आ जाएगा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो भी यहाँ पे आएगा, और हाइपोकॉन्ड्रियक में भी आ जाता है बीच में। ठीक, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज है ये, आप एक बार इसको फुर्सत में देख लो। एपिगेस्ट्रिक हो रहा है कोई प्रॉब्लम, अगेन लीवर, लीवर तो बहुत जगह तक फैला है, लार्जेस्ट ऑर्गन, आप स्किन के बाद कोई देखते हो तो दैट इज लीवर, तो आपको वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, राइट एपी एंड लेफ्ट से लेके आपको नीचे राइट लुम्बर रीजन तक लीवर दिखेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अभी जब ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तो लीवर पे बात, ठीक है बच्चा? तो दिस इज फॉर योर इंटरेस्ट पर्पस, इसको एक बार जब सब कुछ हो जाए आज दिन का, और एक बार बैठ के देख लो। ठीक, अब कुछ नहीं, जो 9 वाला नहीं पढ़ सकता, नहीं ध्यान रखना, अभी मन ही नहीं है, जब मैडम डॉक्टर बनेंगे तब, अभी तो केमिस्ट्री फिजिक्स से बहुत टेंशन हो रखी है, बायो भी आप इतना पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती हो, तो को तो क्वालिफाई करना है, तो वो एटलीस्ट ये 4 पॉइंट याद रखें, मतलब वो 9 वाला था, ये 4 पार्ट, ठीक है? तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एल यू क्यू, एल एल क्यू, आर यू क्यू, आर एल क्यू डिवाइड होता है, क्वार्टर, 4 पार्ट मतलब क्वार्टर हो गया, तो क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया, लेफ्ट अपर, तुम्हारा लेफ्ट, तुम्हारा अपर लेफ्ट, क्लियर? एब्डोमेन में करना बेटा, इसको मत करना, ये रिब्स वाला रीजन है, ये डायफ्राम ऐसे रहता है, और यहाँ तक आपका प्रेजेंट है, हार्ट के ऊपर, मतलब स्टमक के ऊपर हार्ट है, ये अंदर कैविटी में गया हुआ, बट दैट कैविटी इज एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर? उसका पार्ट देखते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे तो भी हम बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आपको इसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपका चलेगा, यूट्रस में वर्क होता है, ये सब रीजन थोड़ा सा ध्यान देना। चलो, एसोफेगस के बाद स्फिंक्टर से ओपन हुआ, बोलस आ गया स्टमक में, और आज एक एनिमेटेड वीडियो हम शेयर करेंगे ग्रुप में, उसको भी देख लेना, थोड़ा एकदम थोड़ा रियल वीडियो टाइप है, फूड इनगल्फ हुआ तो कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है देख लो। स्टमक में आ गए, स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। अब बताओ मेरे को, अपर लेफ्ट पोर्शन कौन सा है बेटा? स्टमक कहाँ है देखो इसमें, अपर लेफ्ट में गया या नहीं गया? स्टमक आ गया ना यहाँ, दिस वन इज स्टमक, ठीक है बेटा? एग्री कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं बता रही, समझ में आ रहा है ना? तो दैट इज अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अब क्वेश्चन आएगा बॉडी का तो स्किन, क्वेश्चन आता है इंटरनल ऑर्गन तो आता है लीवर, क्वेश्चन आ गया एलिमेंट्री कैनाल तो आप लीवर में मत चले जाना, लीवर इज accessory gland which secretion participate in digestion, not the liver participate in digestion. एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट ऑर्गन क्या हो जाएगा? स्टमक, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड, हॉलो जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप ऑर्गन है, क्लियर? हॉलो है क्योंकि जब आप खाना इसके अंदर जाएगा तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए ये कैसा है आपका? हॉलो है, और ये देखो ये स्ट्रक्चर जे जैसा, ठीक है? लाइंग बिटवीन एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, हमेशा उस स्ट्रक्चर के आगे कौन है, उस स्ट्रक्चर के पीछे कौन है, ये तो मतलब क्रीशु को भी समझ में आता है कि कोई चेन में याद रखो, तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, इससे अपने को भी मतलब ही नहीं। तो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है द लेजर कर्वेचर, अब जो पॉइंट आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट इज लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। सुन लो यहाँ पे, लेजर कर्वेचर शॉर्ट है, पोस्टीरियर सरफेस, ग्रेटर कर्वेचर
लॉन्ग है एंटीरियर सरफेस पे। अब देख लेते हैं फटाफट इसको, सिंपल सा एक इमेज था उसमें देखते हैं। चलो सिंपल इमेज से काम कहाँ चलता है एनाटॉमी, यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये, यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कर्व बना रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या बना रहा है बेटा, कर्व बना रहा है। क्लियर, एक ये कर्व है, एक ये कर्व। क्लियर, यहाँ पे कर्व है, तो ये कर्व जो बन रहा है एक छोटा कर्व है, तो ये लेजर कर्वेचर हो गया आपका। एक बड़ा कर्व, क्लियर, ये ग्रेटर कर्वेचर हो, बड़ा कर्व। क्लियर बच्चा, तो वही हो गया आपका क्या, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर जो है ये पोस्टीरियर है, वेंट्रल साइड पे। ग्रेटर कर्वेचर एंटीरियर है। क्लियर, ठीक है। कर्व देखो ना बेटा, इसको हम जनरल तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना रही है ऐसा, दो कर्व हमने देख लिया, बाकी सारी चीजें भूल जाओ अभी, स्फिंक्टर, कार्डियक, पाइलोरिक, ये सारे रीजन भूल जाओ, बस कर्व ध्यान दो। तो एक छोटा कर्व बन रहा है, एक बड़ा कर्व बन, एक छोटी आर्क बन रही है, एक बड़ी आर्क है। तो छोटी आर्क स्मॉलर कर्वेचर हो गया आपका, ठीक है, एंड बड़ी आर्क आपका ग्रेटर कर्वेचर हो गया, या लेजर कर्वेचर, छोटी आर्क एंड बड़ी आर्क ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, एक एक चीज को देखो। अब फोल्ड की बात करते हैं, द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है बेटा, किसी को याद है पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम जो है वो आपका क्या है, कैविटी है। क्लियर, कैविटी की लाइनिंग है, मतलब सिलोमिक कैविटी की लाइनिंग। नहीं, सिरोसा एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है मनाली, सिरोसा इज द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब पेरिटोनियम क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग। ये एक कैविटी में, ये सारे स्ट्रक्चर एक कैविटी के अंदर है ना बेटा, ये वाली लेयर पेरिटोनियम। समझा मेरा बच्चा? हाँ, ये हो गया आपका पेरिटोनियम। सिरोसा ये, यहाँ पे आप देखोगे तो ये होगी लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, करेक्ट है। तो पेरिटोनियम के बारे में देखो, द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैचेस द स्टमक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ग्रेटर कर्वेचर। पूरा आपका फैला रहेगा ग्रेटर कर्वेचर तक, इसको कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। और जो आप बेली फैट की बात करते हो ना, बेली फैट डिपॉजिट होता है वो इसी ग्रेटर ओमेंटम और तुम्हारा लेजर ओमेंटम, दो टर्म बस लिख लेना बेटा, लेजर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम। और ये आपको दिख रहा है इसमें एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन हो, तो ये कहाँ है, ये एलिमेंट्री कैनाल से पेरिटोनियम तक प्रेजेंट है। लाइक मेजेंट्री, जैसे मैंने बताया था मेजेंट्री अटैच करने के लिए, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज हैं, जो आपका लेजर ओमेंट्रम एंड ग्रेटर ओमेंट्रम ओमेंटम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें डिपोजिशन ऑफ फैट होता है। देखो जब फैट हो रहा है, ठीक है, कहते हैं ना कि इसका बेली बहुत साइज बढ़ा हुआ है, तो ऐसा तो है ना कि स्टमक की साइज बढ़ जाएगी, स्टमक तो इतना ही बड़ा रहेगा, इसके अंदर फैट नहीं भर रहा है। ठीक है बच्चा, उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू है उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाए। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना? तो ग्रेटर ओमेंटम, ओमेंटम इट ऑल्सो स्टोर फैट, और यहाँ पे फैट का स्टोरेज हो। तो लेजर एंड ग्रेटर ओमेंटम याद रखना है। और आपको क्या बताया मैंने, ग्रेटर एंड लेजर कर्वेचर ध्यान में रखना है। उसके बाद रीजन पे पहले ही बात हो गई थी, ओपनिंग जो होती है वो कार्डियक रीजन में होती है, बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर ही हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हम इसको कार्डियक बोलते हैं। ये पहला पोर्शन होता है, लेकिन सुपीरियर मतलब सबसे हाइट पे उठा हुआ पोर्शन कौन सा है स्टमक का, तो वो होता है फंडस। सबसे इधर से फ्रंट पोर्शन कौन सा होगा, फंडस। क्लियर, डायफ्राम के क्लोज कौन सा होगा, फंडस। ओपनिंग कहाँ है, कार्डियक, कार्डिया या कार्डियक एक ही है। मेन बॉडी इज स्टमक बॉडी। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, पाइलोरिक। पाइलोरिक में आता है जहाँ फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये अगर हम ऐसे मार्क करें तो देयर इज वन, एक आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक ये है फनल शेप, एक है कैनाल। कैनाल हो गई पाइलोरिक कैनाल, एंड जो फनल शेप है दैट इज पाइलोरिक एंट्रम।
ठीक, फिर और क्या बात कर सकते हैं? रुगाई को क्यों छोड़ दें, रुगाई की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक फोल्ड, रुगाई जो चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करेंगे। एसोफेगस की ओपनिंग की जगह स्फिंक्टर होगा, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे स्फिंक्टर होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक बेटा? यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब भी ज्यादा हो फटाफट बोल देना, मैडम बहुत ज्यादा हो गया। नो डाउट, वेरी गुड। ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर ग्रेटर ओमेंट्रम एंड लेजर ओमेंट्रम, टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान दें। और ये आपको आगे जाओगे तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलो। ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपका फैट डिपोजिशन वाला एरिया है। ठीक है, फिर आप ये मार्किंग देख रहे हो, इस तरीके से आप अपर साइड पे मार्क करते हो। ये सब मार्किंग है, कौन किधर से किधर से। क्लियर? लेजरोमेंट्रम, ग्रेटरोमेंट्रम, इन जगह पे जब फैट डिपॉजिट होगा तो बंदी की साइज बढ़ती जाती है। द पेरिटोनियम इज द सेरस मेम्ब्रेन which forms the lining of the abdominal cavity or coelom, and coelom is coelomic, pseudocoelomic जो पढ़ाया है वही वाला coelom है। The parietal portion of the peritoneum has an extended flap of the tissue that hangs from it is called greater omentum. Parietal मतलब चारों तरफ वाला पोर्शन पेरिटोनियम का, और उससे एक हैंगिंग हो रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल के पास में ही जा रही है, वहां तक पूरा एक्सटेंड कर रखा है, और इन टिश्यूज में फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ स्टमक हैज न्यूमरस फोल्ड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक रूगाई, एंड फोल्ड है तो आपको पता है, यहाँ पे आपको एक बताया हुआ था कि यहाँ पे जो मस्कुलर लेयर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर के साथ साथ ऑब्लिक मसल्स भी होंगे। इन्हीं सबके रिजल्टेंट ये रूगाई का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड मूवमेंट होगा। These folds, by unfolding, let the stomach expands to accommodate a major meal. और जो स्टमक आपका खाना होता है ना कि पेट खाया तो खाने के बाद ऐसे नहीं, छोटे पे मम्मी लोग पेट दबा के भी देखती है, अरे पेट किसका एकदम खाली है, दादी लोग खास करके मम्मी लोग की वाट लगाने के लिए दादी लोग दबा के देखें, अरे इसका पेट एकदम खाली, अंदर धंसा जा। वो क्यों धस गया? क्योंकि स्टमक श्रिंक कर, स्टमक आपका एक्सपेंड कर सकता है, उसकी जो मसल्स है वो एक्सपेंड कर सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रुगाई। रुगाई सिकुड़ी हुई है तो श्रिंक कर गया, रुगाई को फैला दो तो एक्सपेंड कर। थ्री स्मूथ मसल्स लेयर है, वही आगे बात, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, इनर ऑब्लिक, ध्यान में रखना, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। ठीक है, ये कट देखो, ये बड़ा अच्छा इमेज है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। क्लियर? तो आउटर, इनर, आउटर, मिडल एंड इनर, ध्यान में रखें। ठीक है बच्चा, मस्कुलरिस लेयर को डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक लेयर। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टमक की, और ये आपको हाई क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है इसके साथ। अब यही फोल्ड हो रहे हैं, ये जो फोल्ड है गैस्ट्रिक फोल्ड्स कह लो इनको, इन्हीं को रुगाई बोल रहे हैं। ये फोल्ड है तो आपको लग रहा है कि इसका साइज जो अभी इतने चांसेस है कि ये एक्सपेंड करे तो इसका साइज बढ़ जाए। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में आपने देखा हो कि एक अंदर से यूट्रस की साइज एक्सपेंड होती है तो पूरा एब्डोमिनल कैविटी वाला पोर्शन कवर होते 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 डायफ्राम का मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है 9 मंथ तक आते आते। ठीक है, तो उस तरीके से एक्सपेंशन है हम लोग के बॉडी के अंदर, तो एक एक्सपेंशन यहाँ पे ध्यान में रखो कि स्टमक भी एक्सपेंड कर सकता है। मसल्स लेयर हेल्प टू चर्निंग मूवमेंट, चर्न तीसरा है बीच बीच में। ठीक है, इस तरीके से कि ये पूरा मूव कर, बेबी मूवमेंट यहाँ पे जो होगा वो चर्निंग करेगा, फूड की चर्निंग करेगा, बोलस की चर्निंग करेगा और उसको काइम में कन्वर्ट करेगा, बोलस टू काइम। Mixed food with gastric secretion, 4 part cardiac, fundus, body of stomach, pyloric part. I think सबको clear है. This is pyloric canal portion. This is pyloric antrum portion, opening into duodenum. This is body. This is cardiac portion. This is fundus portion. किसी को कोई doubt?
और सारे इमेज देख लो। बॉडी, एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, फंडस, कार्डिया, कार्डियक, यहाँ पे स्फिंक्टर, यहाँ पे स्फिंक्टर। ठीक है। अब ये सब आप लोग आगे पढ़ना भी है। एंगुलर नॉच क्या है, ये सब पढ़ना। ग्रेटर कर्वेचर अभी बताया, लेसर कर्वेचर बता दिया, ये सब ध्यान में रखना। इसका ये पोजीशन ध्यान में रखना, एक बार पूछा गया था। ये है पोस्टीरियर, ये है। तो स्ट्रक्चर देखने में ऐसा लगता है ये आगे ये पीछे है, लेकिन ठीक है। यहीं पे करते हैं एंड, थोड़ा सा कल और डिटेल देखेंगे, उसके बाद आगे। कोई क्वेरी? एनी क्वेरी? नहीं, वेरी गुड, समझ में आया। वेरी गुड बच्चा। चलो, बाय बेटा, बाय। और सुनो, जो जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क सब कंप्लीट करो, सेंड करो मुझे। बोर्ड वाला कर लो, टेस्ट ले लेंगे बोर्ड का एक दिन। मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन वाले। अभी देखो तुम लोग को वैसे भी मैंने प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज करने को बोला था। अभी तुमने बोर्ड की भी वो एक्सरसाइज कर लोगे, तो पूरा एकदम तुम्हारा फुल पैक हो जाओगे, नीट प्लस बोर्ड सब पैकअप। तो अच्छे से करके मुझे सेंड करो। चलो, बाय बाय बेटा, टेक।